बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और एपिसोड के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे फ़ालिज के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों फ़ालिज से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। फ़ालिज का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और स्मोकिंग से क्या ताल्लुक़ है, इस बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी। डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और आपका वसी तजर्बा है फ़ालिज के मरीज़ों को ट्रीट करने। तो बात करते हैं डॉक्टर फ़ौज़िया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ालिज, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। और फ़ालिज जो है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्ट्रोक कहते हैं मेनली। फ़ालिज का मतलब ये है बेसिकली कि जिस्म का कोई एक हिस्सा मफलूज हो गया है, हाथ ने काम करना छोड़ दिया, चेहरा ढलक गया, एकदम से ज़बान में लुकनत आ गई, या बात की नहीं जा रही, आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, नज़र पे एक पर्दा सा आ जाए, एक साइड नज़र की चली जाए, या पूरा जिस्म एक आधा हिस्सा मफलूज हो जाए, तो उसको हम फ़ालिज कहते हैं। ये फ़ालिज होता क्या है? स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वो दिमाग के कुछ खलियों में ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी ब्लड की सप्लाई, ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचता है दिमाग में, और उसकी सप्लाई कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो एक तरह से इन्फार्क्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बेजान हो जाता है। और तो वो हिस्सा दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को। तो दिमाग का जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो फ़र्ज़ करें फ़ालिज अगर यहाँ पे हुआ है दिमाग के इस हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, और चेहरा ढलक जाएगा इस तरह से, और ये हिस्सा जो है ना, ये एकदम से बेजान हो जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी किसी भी वजह से, या खून अगर पहुंच नहीं रहा दिमाग के जिन खलियों पे नहीं पहुंच रहा, अगर वो नज़र वाला है तो नज़र जाएगी, ज़बान का है तो ज़बान, चेहरे का, या अगर पूरे आधे हिस्से पे है तो वो हिस्सा मफलूज हो जाएगा। आपने ये अलामात बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन को बताई। अब घर पे क्या करें अगर ऐसा मरीज़ हो जाए कि फ़ौरन किसी को फ़ालिज हो? देखिए, फ़ालिज का अगर किसी को फ़र्ज़ करें, आप देखें आपका कोई प्यारा या जो भी किसी को भी आप देखें, और देखें कि वो एकदम बात करते करते लड़खड़ाने लगा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, उसका चेहरा साइड पे ढलकने लगा, हाथ वो यूं करके अगर बात कर रहा था तो यूं गिर गया, घबराहट चेहरे पे आ रही है, कुछ इस तरह की अलामात अगर आप देखें, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर बात करने में हिचकिचाहट है और ये, तो आप फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाएं, इसमें देर नहीं करें। और चूँकि फ़ालिज का ये जो अलामात जब आप ये घर पे देखें, तो आपको फ़ौरन एम्बुलेंस बुलानी है, क्योंकि अगर ये फ़ालिज हो रहा है और ये फ़ालिज की अलामात हैं, तो 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, तो आपका इलाज हो सकता है बहुत अच्छा और बआसानी, और ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं जो इसकी ये जो रुकावट है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है। आजकल ये होता है कि एम्बुलेंस को बुला के करीबी अस्पताल लेके जाते हैं, तो आपके ख्याल से करीबी अस्पताल जाना चाहिए या टर्शरी केयर सेंटर, बड़े अस्पताल? अगर आपने फौरी देख लिया है, एक तो देखें ये होता है कि आप देखते हैं कि आप गए उठाने के लिए और फिर वो सोए थे तो ठीक थी, लेकिन अब जब आपने उठाया है या फजर पे उठने की कोशिश की तो गिर गए और नहीं उठ सके, तो आपको पता नहीं है कि 5-6 घंटे कितना टाइम गुजर गया है। दूसरी चीज़ ये कि किसको रिस्क है, क्या रिस्क फैक्टर है, उसको ये देखना होगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको फ़ौरन तो करीबी हॉस्पिटल में स्टेबलाइज करना होगा अगर ट्रैफिक और उसका मसला है, वरना बेस्ट चीज़ फ़ालिज के उसमें यह है कि आप किसी अच्छे स्ट्रोक सेंटर पे लेके जाएं। 2-3 बड़े टर्शरी केयर सेंटर में अगर जाएंगे तो आपका फौरी सारा चीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी वहीं के वहीं इमरजेंसी में कंट्रोल हो जाएगा। ये भी देख लिया जाएगा कि क्या
आपका क्लॉट की वजह से है और उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। और अब तो कुछ सेंटर्स में बाकायदा थ्रोम्बेक्टमी भी होती है कि वो एंजियोग्राम करके और देखें कि अगर क्लॉट या कोई ब्लॉकेज है तो उसको वही एंजियोग्राम के ज़रिए से, जिस तरह हार्ट अटैक में एंजियोग्राम करते हैं, इसी तरह से। तीसरी चीज़ जो है, एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा अगर शुगर। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है और स्मोकिंग भी साथ से करते हैं और उनको इस तरह की कोई भी अलामत देखें तो उसको बहुत सीरियसली लें, जो कि ये लोग कहीं ज़्यादा रिस्क में हैं। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा रिस्क में होंगे। किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी का जो मुख्तलिफ लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी ऐसी चिकनाहट होती है बॉडी में जो कि आर्टरीज़ में और जो खून की खलिए हैं और रगें हैं उनमें चिपक जाती है। तो उससे भी वही होता है जिस तरह के ऐसे क्लॉट हो गया हो। पहले ज़माने में ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता था तो ज़बान के नीचे एक गोली रख के उसको एकदम ड्रॉप किया जाता था। ये सही तरीका है अगर क्या? आमतौर पे हो रहा है तो दैट इज़ ओके, लेकिन जहाँ स्ट्रोक का मामला आता है, हमें चाहिए कि ब्रेन में ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो, वो हमें चाहिए, ताकि ब्रेन में चूँकि ऑक्सीजन की कमी, अगर एकदम से नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और ज़्यादा, और उससे जो छोटा सा स्ट्रोक है ना, वो बढ़ने के इम्कानात होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जा सकें जो प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर को लोअर करे कि इतना लो नहीं हो कि नुकसान नहीं हो और इतना हाई नहीं हो कि उस तरफ से नुकसान हो। फिर ब्लड प्रेशर का जो है ना, सिर्फ स्कीमिक स्ट्रोक्स नहीं होते, सिर्फ आर्टरी के बंद होने से स्ट्रोक नहीं हो जाता। आर्टरी के फट जाने से, कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आर्टरी ज़्यादा पतली है तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फट जाती है और उससे हेमरेजिक स्ट्रोक्स हो जाते हैं। तो इसमें ख़तरनाक कौन सा है, इन्फार्क्ट या देखिए, सुनने में जो है ना, वो तो हेमरेज लगता है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया बस, अब तो आर या पार है और कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि ब्रेन हेमरेज को अगर प्रॉपर मैनेज कर लिया जाए तो उसका रिवर्सल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर उसको हमने प्रॉपर मैनेज कर लिया है तो उसका डैमेज कम होता है। और अगर स्कीमिक इन्फार्क्ट है और पूरी एक बड़ी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो वो कंप्लीट उस टेरिटरी में ब्लॉकेज हो जाता है। तो मतलब ये तो एक छोटी आर्टरी फटी है, एक छोटा एरिया होता है सर्कमस्क्राइब्ड, उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी एरिया चल रहा होता है। खतरनाक दोनों होते हैं और दोनों जानलेवा होते हैं। और पाकिस्तान में हर लाख में तकरीबन 250 लोग। अच्छा, ये नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी है ना, सिर्फ स्ट्रोक नहीं, उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं लॉन्ग, और इसमें से तकरीबन 30% जो है ना वो नहीं बच पाते, और जो बचते भी हैं ना तो वो मफलूज होते हैं। तो जो एक कहावत है ना कि देखिए, मोहताजी की ज़िंदगी से मौत बेहतर वाली चीज़, मोहताजी की ज़िंदगी बड़ी बुरी होती है, ख़ासकर अगर वो इस तरह की हो कि आप अपने ही जिस्म में क़ैद हैं, आप अपना हाथ हिलाना चाहते हैं लेकिन नहीं हिला सकते, आप बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल सकते, दूसरों के रहमो करम पे हैं, एक फुल्ली एक्टिव परफेक्ट, सिर्फ इसलिए कि हमने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं दिया, हमने शुगर का ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज को नहीं वो किया, हमने इन सब चीज़ों को मिथ समझ के छोड़ दिया। सही। डॉक्टर फौजिया, अब इमरजेंसी में इस मरीज़ को ले गए स्ट्रोक के साथ 3 घंटे के अंदर अंदर, अब सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का आपने जैसे बताया, और क्या क्या अच्छा, जैसे ही इमरजेंसी में पेशेंट आता है, सबसे पहले बेसिकली तो ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर आप बाहर के मुल्कों में या डेवलप्ड कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो जो EMS है, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, तो वो वहीं पे उन्हें वो रिकग्नाइज़ करते हैं, वो ये देखते हैं, उनको न्यूमोनिक दिया जाता है फास्ट, के फेस को देखें और आर्टिकुलेशन को देखें, और तो अगर ये स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो वो वहीं पे हल्का हल्का मैनेज करना शुरू कर देते हैं। बाय द टाइम इमरजेंसी रूम में आते हैं उनको सीधा CT स्कैन में लेके जाते हैं और ये देखते हैं कि ये हेमरेज है या इस्कीमिक है। अगर कि ये हेमरेजिक है तो हमने ब्लड प्रेशर के उस पर करना है और उस ब्लड को कंटेन करने की कोशिश करनी है कि
अगर कि ये इस्कीमिक है यानी कोई क्लॉट या उसकी वजह से है, कोई हेमरेज सीटी स्कैन में नहीं नज़र आ रहा, कोई मेजर डिफेक्ट नहीं नज़र आ रहा कि यानी ये बाकी में इवॉल्विंग है, जो कि तकरीबन 3 घंटे के बाद 4 से 5 घंटे में सीटी स्कैन में चेंजेस नज़र आते हैं। उससे पहले आमतौर पे चेंजेस नहीं अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टाइमलाइन में थोड़ी गड़बड़ है या पहुंचते हुए देर हो गई है। तो अगर ये है तो फिर फ़ौरन जो है वो आईवी मेडिसिन देते हैं जिससे उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर दिया जाए। अगर फौरी डिज़ोल्व हो जाता है तो फंक्शनैलिटी जो है वो वापस आती है और 3 महीने बाद का आउटकम जो है बगैर टीपीए के, इस मेडिसिन को टीपीए कहते हैं, एल्टीप्लेज भी कहते हैं, तो बगैर उसके और उसके साथ जो है 3 महीने पे आउटकम जो है वो उसके साथ बहुत अच्छा है कंपेयर टू बगैर उसके। हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, तो क्या टीपीए अफोर्ड कर सकते हैं? इतना अफोर्डेबिलिटी उसमें है और अब तो गवर्नमेंट सेंटर्स में भी आ गया है जी। मैं चाह रहा था कि आप जी बताएं। तो ये है कि नहीं इतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, जो थ्रोम्बेक्टमी वगैरह जिसका मैंने जिक्र किया कि उस पर जाके वो ज़रा बहुत महंगा है और उसका भी सिर्फ शायद यहाँ पे 1 या 2 ही लोग हैं जो करते हैं, तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ जब तक ये गवर्नमेंट में या प्राइवेट में है तो वो महंगा ऑब्वियसली होता है। लेकिन टीपीए जो है एल्टीप्लेज ये अवेलेबल है, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, वो एक हमारा अलमिया है, लेकिन अगर अवेलेबल होता है तो ईजिली मिल जाता है। डॉक्टर फौजिया, अब किसी को स्ट्रोक हो गया, सो अब दवाइयों का क्या करना है? सारी उम्र की दवाइयाँ, क्योंकि स्ट्रोक तो हो गया, लोग समझते हैं कि दवाइयों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, इस बारे में बताएं। 2 चीज़ें हैं, सिर्फ लोग ये नहीं समझते कि दवाइयों का फ़ायदा नहीं है, लोग ये कहते हैं हम दवाइयाँ खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहे। एक्चुअली स्ट्रोक का जो है ना विदिन वो जो 3 आवर विंडो है, 5 आवर्स तक भी कोशिश कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहुँचते हुए, वो नहीं है, एक एक्सटेंडेड विंडो पे भी ट्रायल्स हैं और फिर 12 आवर्स तक का भी फैक्टर 10A और ये सब चीज़ें हैं, नॉक्सापैरिन और ये चीज़ें, ये सब हम कोशिश करते हैं। लेकिन जो डैमेज हो गया, जो एरिया मफलूज हो गया और डैमेज हो गया, दैट इज़ डेड टिश्यू। अच्छा, तो अब क्या है कि ब्रेन के बाकी हिस्सों ने, आपने वो भी सुना होगा कि हम बहुत कम ब्रेन यूज़ करते हैं अपना, बहुत सारा खाली हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम अपने उसी में खुश हैं। तो तकरीबन 50-60% ब्रेन का तो वो एरियाज टेक ओवर करते हैं इस फंक्शन को, उसमें टाइम लगता है। एंड फॉर दैट टू हैपन बहुत रिगरस और अच्छी फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। एंड नॉट जस्ट थेरेपी कि जो आप हाथ लेके, जैसे हाथ मफलूज है तो इसको लेके और एक हम बैठ गए, अम्मा का हाथ ये हो गया, लाओ भाई हम यूं हिला रहे हैं, इट्स नॉट कि हमारे हिलाने से ये वो होगा, वो तो हमारी अच्छी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी हो रही है। उनको वो माइंड बॉडी कनेक्शन की ज़रूरत है, उसके बाद वो खुद भी ट्राई कर रहे हैं, देन वी हेल्प। दैट इज़ द काइंड ऑफ थेरेपी, स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। उसके साथ हम मेडिसिन देते हैं, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो उसको ठीक करते हैं, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो उसको खोलते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन अच्छी हो और दूसरे एरिया से टेक ओवर होकर और बेहतर आउटकम हो। तो और जो हम मेडिसिन दे रहे होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि एक स्ट्रोक हुआ है तो उनका रिस्क फॉर सेकंड स्ट्रोक, अगर वो एक को सर्वाइव कर लिया है तो वो ज़्यादा हाई होता है और उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी कम होते हैं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा कंट्रोल, अब तो सबक मिल गया ना जी। तो लेकिन अगर यही चीज़ पहले कर लेते ये होने से, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। यहाँ पे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर जो है वो इतना वो नहीं। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं ये उनको आगे की स्ट्रोक से बचाने के लिए दे रहे हैं कि मज़ीद नहीं हो और इसको रिकवरी का टाइम मिल जाए। डॉक्टर फौजिया, ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक, सो इसके लिए हार्ट को क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से सुना है कि हार्ट को भी देखना है, वहाँ से क्लॉट जाते हैं ऊपर, तो ऐसा क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर भी हार्ट के ही वजह से होता है अक्सर, और ब्लड सप्लाई, हमें ब्लड सप्लाई चाहिए। अब ब्लॉकेड हुआ है, फर्ज करें कि
हमारी ब्रेन की जो रगें हैं वो भी खुली हुई हैं, सब चीज़ वो है, लेकिन इतना बड़ा क्लॉट होके फालिज हो गया है। तो हम हार्ट को देखते हैं कि हार्ट के अंदर तो कोई मसला नहीं था, कोई रिदम तो वो नहीं हुई थी, कोई वाल्व जो है वो हल्का तो नहीं चल रहा था। हार्ट में तो खून जमा है और वो जा रहा है और आ रहा है, और उसके मसल्स हैं उनके बीच में भी अक्सर खून रुक के और जम जाता है। तो अगर एकदम से हार्ट की जो है रेट वो ज़्यादा और कम पैल्पिटेशंस होने लगी हैं, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, कि वो एकदम से तेज़ धड़कने लग गया, अगर ऐसा एकदम से हुआ ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या किसी भी वजह से, वैसे भी रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एज द एज गोज अप हायर, एंड इफ अगर हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक है तो वो ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 1 in 4 ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव्स को होता है। तो अगर के ये हुआ तो वो छोटे छोटे क्लॉट जो हार्ट में, हार्ट की बड़ी बड़ी, उनमें से यूँ निकल के आराम से जा रहा होता है, वो ऊपर जाके ब्रेन की छोटी छोटी रगों में फंस जाते हैं। तो उनके लिए फिर हमें बहुत तेज़ ब्लड थिनर देना होता है। ये तेज ब्लड थिनर जी, एक होता है कि जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, वो ये एम्बोलाई जो हार्ट में और इसमें होते हैं, वो उसमें जो है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और तो वो इस कंडीशंस में देते हैं। वरना आम खाली स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए हम सिर्फ वो देते हैं कि जो प्लेटलेट्स को रोक लें, जिस तरह एस्प्रिन होती है, जिस तरह क्लोपिडोग्रिल वगैरह ये चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी तेज जी, पहले तो सिर्फ एक ही होती थी वारफरिन के नाम से, जो कि ज़्यादा यूज़ करते थे, हेपरिन के बाद वारफरिन दे रहे। अब ये है कि उसमें हमें हर बार खून का टेस्ट करना होता था, ज़्यादा तो नहीं हो गया। INR हर तीसरे दिन टेस्ट हो रहा है। मरीज़ के लिए कंप्लायंस बहुत डिफ़िकल्ट, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता, कभी कम। अब जब कम हुआ है तो 3 दिन उसको लगते हैं थेराप्यूटिक होने में, वो 3 दिन में अगर हो गया क्लॉट तो एक मसला। तो अब जो है, अब ऐसे आ गए जिनमें आपको INR चेक नहीं करना पड़ता। वंस अ डे गोली खानी है एंड एक प्रॉपर डोज में, तो दे गिव अ वेरी गुड इफेक्ट। डॉक्टर फौजिया, अब मरीज़ जो है वो एडमिट हुआ और डिस्चार्ज के फेज़ में है, तो घर जाके किन बातों का ख्याल रखना है ऐसे मरीज़ों को? राइट, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। एक तो इसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो एक चलता फिरता इंसान, उसके जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो गया है, तो उससे उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। इसको जस्ट हम अगर सोचें भी ना तो एकदम दिल लरस जाता है सफ़र करना कि एक वो शख्स जो अपना खुद सब कुछ कर रहा था, खुद खा रहा, खुद पी रहा, एकदम से अचानक से मोहताज हो गया कि दूसरे लोग खिलाएं, दूसरे लोग चेंज कराएं। तो ये तो जो बड़े स्ट्रोक्स हैं, और वो उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उससे एक डिप्रेशन भी होता है। तो वी हैव टू डील विद दैट, उनको होप देनी, उनको हिम्मत देनी, ताकि वो प्रॉपर रिहैब करें। वरना क्या होता है, गिव अप कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये, दवाइयों को पाबंदी से लेना है। ब्लड प्रेशर अगर हाई था तो उसकी दवाइयाँ लेनी हैं, उसको मेंटेन रखना है, ताकि मज़ीद ऐसी कंस्ट्रिक्शन और वो नहीं हो, और रिकवरी बेहतर और फास्टर हो। ठीक है। आपको जो भी, अगर उन्होंने अगर आपको डॉक्टर ने ब्लड थिनर्स दिए हैं, एस्कार्ट के अलावा दिए हैं, तो वो भी लें जिस तरह से लेनी है। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को देखें, अगर तेज़ वाली ब्लड थिनर्स हैं क्लॉटिंग के लिए या एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए हार्ट के, उसके तो देखें कि जिस्म पे कोई ब्लॉचेस वगैरह तो नहीं बन रहे, कोई धब्बे तो नहीं आ रहे, कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेशाब में रेड कलरेशन तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये नाक की नलकी और पेशाब की नलकी, ये अच्छा, इसका क्या? अच्छा, देखें, जब पेशेंट स्ट्रोक के साथ आता है तो डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रोक है। पहले मेरे ख्याल से हम ये करेंगे, हम स्ट्रोक को डिवाइड करेंगे कि किसको नलकी की ज़रूरत है और किसको नहीं है। एक तो होते हैं कि खाली ये अलामात हुई, फ़र्ज़ करें कि एकदम ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चेहरा ढलकने लगा, आवाज़ में कन्फ्यूजन आने लगी, कुछ आवाज़ लुकनत सी आने लगी, हाथ सुन्न होने लगा, सीधे जल्दी से हॉस्पिटल गए, ब्लड प्रेशर को मैनेज किया, ये किया, जब तक CT स्कैन हुआ, ये हुआ, बेहतर आ गया और पेशेंट की कंडीशन भी वापस रिवर्स हो गई। तो ये मिनी स्ट्रोक कह लें इसको, या TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब ये ट्रांजिएंट है, 3 घंटे के अंदर अंदर वापस हो गया, थोड़ी देर के लिए हुआ, ये वार्निंग है।
मैं इन लोग अपने पेशेंट्स को जो TIA जिनको हुआ होता है बेहतर हो गए होते हैं 3 घंटे के अंदर, उनसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह का वास्ता अब जो है आप बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कोई अल्लाह ने मेहरबानी की आपको कि आपको वार्निंग मिल गई है, कोई नेकी काम आ गई है कि ये वार्निंग मिल गई आपको, अब आपने ये सारी, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन TIA पे ही शुरू हो गया। इसमें जो है पोस्ट डिस्चार्ज इनकी पूरी, हम इनका हार्ट का भी देखेंगे कि ये क्यों एकदम से हुआ था, इनका पूरी स्टडी करेंगे, इनकी गर्दन की नसें भी देखेंगे, यहाँ तो कोई क्लॉट नहीं है, हार्ट में देखेंगे, हार्ट के रेट को देखेंगे, हर चीज़ हम ढूंढेंगे कि कोई कॉज मिल जाए। अगर कॉज मिल जाती है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, हर चीज़ उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर आउट कर देंगे ताकि नेक्स्ट का रिस्क वो नहीं हो। और उनकी पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अब ये है कि जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हाथ पैर सब चल रहे हैं, तो और अगर ये अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे तो फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे, तो दीज आर वेरी गुड। फिर दूसरे हैं कि जिनको मतलब खाली बाजू का हुआ है या खाली चेहरे का हुआ है या खाली टांग का हुआ है, यानी फुल हेमीप्लीजिया नहीं हुआ है, फुल वीकनेस नहीं हुई है, थोड़ी है, कम है निस्बतन, सही, तो अगेन उनकी अच्छी फिजियोथेरेपी अच्छी वो करें तो उनकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। फिर एक वो होता है जिसमें फुल आर्टरी चली गई होती है, फुल साइड ही पैरालाइज, तो उसमें अगर किसी का कोई राइट हैंडेड है और उसका लेफ़्ट साइड पैरालाइज हुआ है तो वो फिर भी राइट हैंड से बहुत कुछ कर सकता है और उसकी स्पीच में भी प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, वो बोल सकेंगे। लेकिन अगर कोई राइट हैंडेड है और उसका राइट साइड चला गया है तो उसके साथ उसकी स्पीच भी चली जाती है, उसकी एबिलिटी एंड द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट जो है कि इंसान का एक कहते हैं ना, इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, तो फ़र्क यही है कि इंसान इज़ एबल टू कम्युनिकेट, वो अगर ख़त्म हो जाती है तो बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है और उसकी रिकवरी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उसके हिसाब से मुख्तलिफ रिहैबिलिटेशंस होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसमें कि फ़िज़िकल होती है, स्पीच थेरेपी होती है। अब ये जो बड़े वाले स्ट्रोक्स होते हैं या अगर एक छोटा सा स्ट्रोक है लेकिन वो दिमाग के पिछले वाले हिस्से में, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, पॉन्स में है, तो वहीं पे हमारा स्वॉलोइंग ब्रीदिंग एरिया, तो वो एक छोटा सा स्ट्रोक, जिस्म भी पूरा मफलूज नहीं हुआ होगा लेकिन वो जो है वो आपकी स्वॉलोइंग की एबिलिटी को ख़त्म कर देगा, वो आपकी सांस लेने की एबिलिटी को ख़त्म कर सकता है एंड दैट वो बहुत जल्दी जानलेवा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर के कहीं भी ऐसी जगह पे या तो ये बड़े वाले स्ट्रोक हो या वो छोटे स्ट्रोक जो पीछे मेडुला में या पॉन्स में, वो जो एरियाज ब्रेन के हैं उसमें स्वॉलोइंग का जो आपका रिफ्लेक्स है वो चला जाता है, तो आप स्वॉलो नहीं कर सकते। आप मुंह में खाना लेंगे ना, वो आपके सांस के साथ फेफड़ों में चला जाएगा, अब फेफड़ों में जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। अगर स्ट्रोक आपको जान से नहीं मारा ना तो वो निमोनिया मार सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया, वो एकदम फेफड़ों में चला जाता है। इसलिए हर स्ट्रोक को पहले 3 दिन तो या पहले 1 दिन तो लाजमी हम ट्यूब डालते हैं कि जस्ट इन केस के, चूँकि पहले 3 दिन खतरनाक होते हैं, बढ़ सकता है, ये वो हो सकता है कि अगर एकदम सांस के साथ चला गया अंदर तो वो निमोनिया बहुत तकलीफ दे होगा, स्ट्रोक की जो आउटकम है उसको भी ख़राब करेगा, तो उससे बेहतर है। बहुत से लोग ट्यूब नहीं लगवाते, 24 घंटे के लिए उनको फिर NPO करते हैं, उनको खाना पीना नहीं देते। सही। और जो रिश्तेदार हैं वो मोहब्बत में कुछ खिलाते हैं, ये तो बहुत होता है, और फिर वो निमोनिया होता है, फिर वो कहते हैं निमोनिया क्यों हुआ जी, और ये कहते हैं नहीं हमने तो बस 2 घूंट दिए थे। 2 घूंट भी बहुत काफ़ी हैं, खाली पानी के 2 घूंट भी काफ़ी हैं, क्योंकि वो सलाइवा के साथ वो होके और वो एक म्यूकस प्लग बन जाता है। और दूसरी इन्फेक्शंस, यूरिन की इन्फेक्शन होती है अगर, अगेन अब ये है कि जब वो ICU में होते हैं और ये तो वो कैथेटर भी डालते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल पॉलिसी के इनटेक आउटपुट देखनी है, ये सब चीज़ें चेक करनी है, तो वो कैथेटर के साथ करते हैं। और जब कैथेटर डलता है तो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब अंदर जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो यूरिनरी इन्फेक्शन और ये निमोनियाज, ये सबसे ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनसे बचने के लिए तो हम यही कहते हैं, मैं तो अपने मरीज़ों को कहती हूँ, देखें 12 घंटे तक तो आप प्लीज़
कुछ नहीं दें, हम दे रहे हैं आईवी लाइन से जा रही है, फ्लूइड जा रही है, ये प्यासे वो नहीं हो रहे, थोड़ी सी आइस क्यूब्स रख लें, ये कर लें, वो खुश्क हो जाता है ये, तो हल्का सा आइस क्यूब्स वगैरह क्रश्ड आइस थोड़ी सी रख लें, तो दैट इज़ ओके। और प्रोलॉन्ग्ड अगर बेड पे हैं, साइड चेंज नहीं करते तो फिर बेड सोर्स हो जाते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड है। अब वो तो घर जाके होगा, 2-3 दिन में अभी वो नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में केयर भी हो रही है सब कुछ। अब घर जाके जो है ना, ये सारी नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, नर्सिंग, डाइट, ये चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल करना है। अगर एनजी ट्यूब के साथ गए, अगर स्वॉलोइंग वापस नहीं आई, अच्छा कभी कभी स्वॉलोइंग सेंटर नहीं गया होता, लेकिन चूँकि निमोनिया हो गया या ये, तो उसकी वजह से गनूदगी ज़्यादा है। अब जब गनूदगी ज़्यादा है और उसमें ज़बरदस्ती खिलाने की मुँह से कोशिश की, तो वो भी, और फिर कभी स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो दवाइयाँ वगैरह भी नहीं जाती, तो इसलिए एनजी ट्यूब 2-3 हफ्ते तो लग ही जाती है। तो उसमें एनजी ट्यूब की केयर, उसको खिलाना ऊपर रख के, ये सारी चीज़ें। मगर सबसे जो अहम चीज़ है घर जाने के बाद, वो ये है कि आप नहला सकते हैं मरीज़ को। सही, उसको प्लीज़ नहलाएं, धुलाएं, साफ रखें, ठीक है। साफ रखें, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, पानी जब डलता है ना, तो ठीक है। एक फ्रेशन करता है, फ्रेश अप करता है, डिप्रेशन को कम करता है, एक सही, क्लीनलीनेस से एक अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल, यानी नर्सिंग बहुत अच्छी। फिर अगर बेड रिडन है, बहुत बड़ा फालिज है, बेड पे हैं, तो उनको टर्न करना, ये करना, उस पर भी मैं कहती हूँ कि आप बिठा के रखें, ज़्यादा बिठाएं उनको, थोड़ा सा उठाएं, बेड टू चेयर, चेयर टू बेड, ना मूवमेंट्स रखें, चारों तरफ हवा जाती रहे बॉडी के, मूवमेंट्स हर उसके। बच्चे हैं घर में जितने, ऐसे में जो है कभी, मतलब जॉइंट फैमिलीज बड़ी अच्छी वो होती हैं कि अगर पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, बच्चे छोटे, सबको कहो जाओ भाई, दादी के या दादा के हैं, जाओ, जो भी जाए, दादी हाथ हिलाओ, हाथ उठाए, ये करें ना, उसमें एक दिल भी लगा रहता है, एक इट्स अ वेरी नाइस सिस्टम। अगर वी वर्क ऑन इट, हम लोग अब ज़रा थोड़ा सा गैरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। और तो फौजिया, कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसको लकवा भी कहते हैं, बेल्स पैल्सी कहते हैं। सो लकवा या बेल्स पैल्सी फालिज से किस तरह मुख्तलिफ है? अच्छा, अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो एनी फालिज, यानी चेहरे का ये एरिया मफलूज हो गया, ये फालिज है, राइट? लेकिन इट्स नॉट बिकॉज, मगर इसका जो कॉज है ना, वो थोड़ा सा फ़र्क है। इसका कॉज ये है कि कोई वायरस ने अटैक किया है इस नर्व को जो यहाँ पे जा रही है। इसी तरह जैसे शुगर में कभी कभी डबल डबल नज़र आने लगता है, और आँख की नर्व अफेक्ट हो जाती है, ये भी कभी हाई शुगर हो तो भी। तो ये नर्व्स जो हैं छोटी, जो इधर दिमाग पे, इस पे, जो चेहरे पे सप्लाई कर रही होती हैं, आँख की विजन को कर रही होती हैं, ये इन चीज़ों पे बहुत ससेप्टेबल होती हैं। तो कोई वायरस या कोई चीज़ एकदम से अटैक करती है, गला ख़राब हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे आजकल कोविड था, तो पिछले दिनों तो कोविड, डेंगी, पोस्ट डेंगी, बेल्स पॉल्सी, और ये हर्पीज सिम्प्लेक्स, रैमजी हंट सिंड्रोम। तो ये क्या कि ये वाली रग जो है, जो चेहरे को यूं करके सप्लाई कर रही है, वो डैमेज हो जाती है उस वायरस के उससे। तो वो डैमेज होती है, तो वही इफेक्ट आ जाता है जो दिमाग के किसी उस पे होता है, कि वो एरिया मफलूज हो जाता है। ठीक है। ये समझें कि पावर हाउस पे नहीं हुआ है डैमेज, ये डैमेज आपकी सप्लाई पे हुआ है। ठीक है। तो अब इस सप्लाई के डैमेज को किस तरह रोका जाए? तो चूंकि इसका कॉज जो है वो वायरल है, ठीक है। तो एंटीवायरल देंगे, और इसमें हम स्टेरॉइड्स देंगे, जो कि पहले एक टाइम था कि स्टेरॉइड्स ब्रेन वाले उसमें भी देते थे, लेकिन अब देखा गया है कि उसमें हेल्प इतना नहीं करते स्टेरॉइड्स, अनलेस के ब्रेन स्वेलिंग हो। लेकिन इसमें चूँकि पेरिफेरल नर्व है, तो इसकी रिकवरी के लिए स्टेरॉइड्स बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, और एंटीवायरल देते हैं, यानी कि वायरस को ख़त्म करने की और रोकने की दवा। और डॉक्टर फौजिया, और एक्सरसाइज, अच्छा, वापस घूम फिर के बगैर एक्सरसाइज के सारी दवाइयाँ तो बेकार। इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी? च्युइंगम, अच्छा, शुगर फ्री च्युइंगम हम देते हैं ठीक कि है। उस साइड से च्युइंगम करें, ब्लो करें, वो बारे बुलाए, सही है। तो और च्युइंगम चबाएं, और जैसे फेशियल करते थे, अगर ये चेहरा यूं लटक गया ना, तो इसको यूं करके
ऊपर करें, आईने में देख के अपना आँख, इसके साथ आँख भी जाती है, सही, आँख भी बंद नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये 7th क्रेनियल नर्व है जो होती है, तो वो आँख को भी बंद करती है। ठीक है, अब आँख बंद नहीं हो रही होती तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो आई केयर। ठीक, क्योंकि अब धूल है, मट्टी है, कुछ भी उड़ी ना, कुछ भी आती है लगती है, तो हमारे एक टेंडेंसी होती है ना, हम एकदम से आँख यूँ बंद कर लेते हैं। यहाँ ये बंद नहीं हो रही है, आप बंद की भी, एक बंद हो गई, एक खुली हुई है, ठक से जाके अगर आँख के पर्दे पे लग गया कुछ, फिर ब्लाइंड फॉर एवर हो गए। तो आई केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हम बस चश्मा लगा लें, उसके ऊपर ये कर लें, इट्स नॉट द विजन दैट्स द इशू। तो एक आई गॉज लगाएं, छोटा सा गॉज लें, उसको इतना वो करें और पेपर टेप से बस यूँ करके लगा लें। तो उससे करके बंद रखें, खोलें, उसको एक्सरसाइज करें, लेकिन कहीं भी बाहर निकलें और सोते वक्त पता चला मच्छर ने आके काट लिया, आँख खुली भी है, वो तो सो भी गए तो आँख तो बंद नहीं हो रही है, तो गॉज लगा के यस, तो गॉज सोते वक्त ज़रूर लगाएं या बाहर जब निकलें तो लगाएं। डॉक्टर फौजिया, बहुत सारे मरीज आके कहते हैं कि वो कबूतर का खून लगाना है और कबूतर खाना है और वो जंगली कबूतर, तो इसका क्या? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये सारी मिथ्स जो है ना, हम इनको स्ट्रोक बेल्स पॉलिसी से शुरू करके, इससे कि लकवा है, लकवे के लिए कबूतर का खून बहुत से पूरे जिस्म पे भी लगाते हैं, और बहुत सारी मिथ्स हैं जो बेसिकली मैंने पूछा था कि कबूतर का खून क्यों लगाते हैं हकीम साहब से, तो उन्होंने बताया कि इसलिए कि गर्म होता है, इसलिए आप आम कबूतर का नहीं करेंगे, आप जंगली कबूतर वही मैंने कहा, जंगली। बेचारे कितने जंगली कबूतर शहीद होते हैं हमारे लकवे ठीक करने के लिए और फालिज, तो वो इसलिए कि गर्म होता है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई भी नर्व डैमेज हो ना, उसको कूल करें। ब्रेन की कोई भी इंजरी हो, एक बड़ा वो मीम चलता था हमारे न्यूरोलॉजी के हल्के में, जब ये रिसर्च आई थी कि डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आई थिंक आई एम हैविंग अ स्ट्रोक, कि मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रोक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा 2 एस्पिरिन ले लो और अपने सर को जो है ना, एक बाल्टी भर के बर्फ़ रखो, उसमें सर रख लो, सही, या एक तौलिया में बर्फ़ करके उसके ऊपर लेट जाओ और सुबह मुझे दिखा लेना। सही, कि अगर आप ठंडा रखेंगे तो आपका फालिज या ब्रेन का डैमेज जो है ना वो कम होगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो गरमाइश से फौरी आराम मिलता है, लेकिन प्रोलॉन्ग होता है। अच्छा, फौरी ये नहीं कि कंफर्ट नहीं मिलता, फौरी आराम ज़रूर मिलता है। आप जहाँ भी स्ट्रोक यूनिट्स देख लें दुनिया में कहीं भी, तो वो कितना तेज़ एसी चल रहा होता है कि वो ठंडा रखते हैं, और वैसे फिर वो ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, लेकिन हेड पार्ट को ठंडा रखने की। तो ये मिथ जो है कि गर्म रखने का, वो फौरी आराम तो देता है, लेकिन आगे प्रोलॉन्ग करता है रिकवरी को, तो इसलिए आजकल नहीं किया जाता। तो एक तो ये कबूतर के इसका लॉजिक, और उसकी वो कि नहीं, इट इज़ बेटर, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं ना, तो 1-2 दिन की डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करके जल्दी ठीक हो जाए। तो कबूतर का खून नहीं लगाना, इट्स ये फ़ायदा नहीं करता, बस एक कबूतर की जान जाती है, उसी का वो सूप वगैरह भी पीते हैं, तो आई गेस तो आप कह रहे हैं तो नहीं करना, खून लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। आप सूप वगैरह पी रहे हैं तो आई मीन, मैं तो पर्सनली बटेर भी नहीं खाती कि इतनी छोटी सी ये तरस आता है, लेकिन एक चीज़ जायज़ है तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन नहीं इसलिए कि फालिज ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ना। लकवा ठीक है, लकवा वो वायरस है, वायरल वो है, वो अपनी रिकवरी अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो भी 3 हफ्ते में होगा, दवाइयाँ नहीं लेंगे तो 3 महीने में होगा, रिकवरी हो जाती है। नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ एक्सरसाइज है, डाइट एंड एक्सरसाइज। अब अगेन डाइट में फालिज हुआ है, दिमाग की कमज़ोरी से हुआ है, अखरोट खाएं। मतलब एक मिथ है ना कि अखरोट वो दिमाग की शक्ल के, अखरोट बादाम से मेमोरी अच्छी होती है, दिमाग तेज़ होता है, तो अखरोट बादाम क्या ये फ़ायदेमंद है स्ट्रोक में? तो ये सवाल उठता है, मतलब ये एक आम चीज़ है, सब वो कर रहे होते हैं। तो द थिंग इज़, एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में दे आर गुड फॉर यू, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगेन दे कंटेन हाई फैटी एसिड, अगर आपकी एक्सरसाइज इसके साथ नहीं हो रही है तो फिर यही हार्मफुल हो जाएंगे।
और ये कि क्योंकि ये गर्म है या क्योंकि ये ठंडे असर रखते हैं, इसका मेडिकल साइंस में कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। डॉक्टर फौजिया, आपने तफसील से बताया स्ट्रोक का, बेल्स पैल्सी का, TIA का। जी बिल्कुल। अब नाजरीन, आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहें स्ट्रोक से बचाव के लिए और स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में? जी बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी अलामात को पहचानने की कोशिश करें। इसकी अलामात बोलने में ज़बान की लुकनत से शुरू होकर पूरे जिस्म का मफलूज होना, सुन हो जाना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ उसकी दवा प्रॉपर खाएं। ये कहना, ये मिथ कि मुझे तो पता लग जाता है जब हाई है तब मैं खा लेता हूँ। ब्लड प्रेशर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन साइलेंट किलर। ये खामोशी से अटैक करता है, खामोशी से वार कर रहा होता है। अगर हर ब्लड प्रेशर वाले को ये पता लग जाता कि उसको, तो आज अस्पताल फालिज के मरीजों से भरे हुए नहीं होते, नहीं पता लगता। और कभी कभी अगर आपको एकदम हेडेक और वो होता है तो वो इट्स ऑलरेडी लेट, सबैरेक्नॉइड हेमरेज या कुछ वो हो चुका होता है। तो कुछ को, वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको खाली TIA पे वो के पता लग गया और उन्होंने दवाई ले ली और वो ठीक हो गए, मगर बहुत सारे नहीं भी होते। ये रिस्क नहीं लें। तो प्लीज़ इसकी अलामात को पहचानें। अगर ऐसी अलामात हो रही हों तो फ़ौरन अस्पताल जाएं। ब्लड प्रेशर अगर है, अगर शुगर है, अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया है। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि शुगर का कंट्रोल कितना ज़रूरी है और शुगर कितना बड़ा किलर है और कितना ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल रहा है। उसकी कंट्रोल करें। डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट में वैसे तो ये है कि हर मज़ेदार चीज़ जो है, आपकी निहारी, पाए और कौरमे और बिरयानियाँ, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल है। और ये जो हैं आप खा सकते हैं, पता है, मक्खन और परांठे। अगर आप वही एक्सरसाइज करें जो अब से 100 साल पहले करते थे कि मीलों पैदल चलना है, और वो अगर ये सारी एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो फिर ये चीज़ें भी खाएं। लेकिन अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, सनलाइट नहीं लग रही आपको, ये सब चीज़ें जो है ना, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपको स्ट्रोक से बचा सकती हैं। अगर मैं समझती हूँ कि हमारे 50% हमारे स्ट्रोक्स कम हो सकते हैं सिर्फ इन डाइट और एक्सरसाइज। क्योंकि हम जब डाइट और एक्सरसाइज हमारी सही होगी तो हमारा शुगर भी बेहतर कंट्रोल में होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी बेटर कंट्रोल में होगा, हमारा वज़न भी बेटर कंट्रोल में होगा, हमारे जिस्म में क्लॉट्स वगैरह भी, खून की क्लॉटिंग भी कम होगी। तो बहुत सारे स्ट्रोक की वजूहात सिर्फ इससे हो सकती हैं, और ये हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में है। That is what I would end. डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया बहुत बहुत आसान। नाजरीन, जैसे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल में करें और स्मोकिंग से बचें। वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि फालिज से बचा जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।